एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर बकरीद की खबर से जुड़ी है। बकरीद जो कि आज पूरे देश में मनाई जा रही है। जामा मस्जिद में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर रविवार को जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नमाजी जमा हुए। इस साल 10 जुलाई को ये मनाया जा रहा ईद उल अजहा एक पवित्र अवसर है, जिसे बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है। इस पर्व को धू उल हिज़्ज़ा के 10वें दिन मनाया जाता है, जो कि इस्लामी या चंद्र कैलेंडर का 12वां महीना होता है। ये वार्षिक हज यात्रा के अंत का प्रतीक है। हर साल तारीख बदलती रहती है, क्योंकि ये इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित है, जो पश्चिमी 365 दिवसीय ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा है। ईद उल अजहा खुशी और शांति का अवसर है, जो लोग अपने परिवारों के साथ मनाते हैं। इस दौरान वे पुरानी शिकायतों को दूर करते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। ये पैगंबर इब्राहिम की ईश्वर के लिए सब कुछ बलिदान करने की इच्छा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का इतिहास 4000 साल पहले का है, जब अल्लाह पैगंबर इब्राहिम के सपने में प्रकट हुए थे और उनसे उनकी सबसे प्यारी वस्तु का बलिदान करने के लिए कहा था। धर्म के जानकारों के मुताबिक पैगंबर अपने बेटे इसहाक की बलि देने वाले थे, तभी एक फरिश्ता प्रकट हुआ और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें बताया गया कि अल्लाह उनके प्रति उनके प्रेम के प्रति आश्वस्त हैं, इसलिए उन्हें महान बलिदान के रूप में कुछ और करने की ज़रूरत है। यही कहानी बाइबल में भी प्रकट होती है। यहूदियों और ईसाइयों से परिचित है। एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि मुसलमानों का मानना है कि पुत्र इसहाक के बजाय इस्माइल था, जैसे कि पुराने नियम ने बताया है। इस्लाम में इस्माइल को पैगंबर और मोहम्मद के पूर्वज के रूप में जाना जाता है। वहीं बात की जाए ईद उल अजहा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ढेर सारी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमारी मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है, ईद मुबारक, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। ये त्यौहार हमें मानवता की भलाई और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। वहीं इसको लेकर रामनाथ कोविंद की ओर से भी ट्वीट जाहिर हुआ है। ये त्यौहार हमें हजरत इब्राहिम द्वारा दिखाए गए आत्म बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर मानव जाति की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने और राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए काम करने का संकल्प ले। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मुबारक देता हूँ। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये पावन अवसर सभी के लिए एकता की भावना का सूत्रपात है, सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लाए। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खूब तरक्की लाए। इस तरह से जो है लगातार जो है सोशल मीडिया पर ट्वीट्स का दौर जारी है। लगातार ईद उल अजहा की जो मुबारकबाद है वो एक दूसरे को दी जा रही है। राजनीतिक गलियारों से भी कई ट्वीट सामने आए हैं। वहीं बात की जाए अगर एक और ट्वीट की, तो वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। किस तरीके से लगातार जो है ईद की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। दुनिया भर में ईद की परंपराएं और उत्सव अलग अलग होते हैं और विभिन्न देशों में इस महत्वपूर्ण त्यौहार की अद्वितीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण होते हैं। भारत में मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और खुले में प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं। वे एक भेड़ या बकरी की बलि दे सकते हैं और मांस को परिवार के सदस्य, पड़ोसियों और गरीबों के साथ बांटकर खाया जाता है। इस दिन कई व्यंजन जैसे मटन बिरयानी, गोश्त हलीम, शमी कबाब और मटन कोरमा के साथ खीर और शीर कोरमा जैसी मिठाइयाँ खाई जाती हैं। वंचितों को दान देना भी ईद उल अजहा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बारह जुलाई को पीएम मोदी देवघर के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई तरह की जानकारियां मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से सीधे देवघर आएंगे। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके जोरदार स्वागत के लिए भी कोई कसर नहीं रखी जा रही है। पीएम मोदी झारखंड के संताल को बड़ी सौगात देंगे। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन, बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देवघर कॉलेज में जनता को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि देश भर में भक्तों के लिए एक अहम धार्मिक स्थल है, जिसकी सीधे कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण 401.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। 12 जुलाई को पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही उनका संबोधन भी होगा। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास तैयारियां जारी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारियों को खासतौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सब के अलावा एसपीजी के एक आईजी स्तर के अधिकारी समेत 3 एआईजी रैंक के अधिकारी और एक ऑफिसर देवघर पहुंच चुके हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तब से शिवसेना को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। लगातार जो है कभी एक के बाद एक जो है शिवसेना को झटका देते हुए शिंदे सरकार नजर आ रही है। शिवसेना में विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे का समर्थन करने वाली भाजपा भी सरकार में शामिल हो गई और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता गंवाने वाली महाविकास आघाड़ी को अब नई सरकार एक के बाद एक झटके दे रही है। शिंदे फडणवीस की सरकार ने उद्धव सरकार द्वारा लिए गए एक और फैसले को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र जल संरक्षण निगम जल संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। चल रही परियोजनाओं की लंबित देनदारी 3,490 करोड़ रुपए थी, जिसके बावजूद 1 अप्रैल से 31 मई 2022 के बीच 6,191 करोड़ रुपए की 4,324 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें कि 5,020 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत वाली 4,037 कार्य विभिन्न स्तरों पर निविदा के हैं। नई सरकार ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 5,020.74 करोड़ के 4,037 कार्यों को रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश में कहा कि इसमें किसी भी कार्य की निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण विभाग के आदेश में कहा गया कि कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इससे पहले नई सरकार ने मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग की जगह आरे में शिफ्ट करने का फैसला किया था। साथ ही 5,567.8 करोड़ की नांदेड़ जिला योजना समिति का कार्य स्थगित कर दिया था। इसके बाद नई सरकार ने एक और फैसला पलट दिया, जिसे महाविकास के मोर्चे पर झटका माना जा रहा। हालांकि ये फैसला सीएम शिंदे ने तब लिया जब उनके कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार की रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट के बीच पावर शेयरिंग के
फॉर्मूले की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की। अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको बता दें कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि हमें न्यायपालिका में भरोसा है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। एकनाथ शिंदे के विरोध से शुरू हुए विभाजन से पहले शिवसेना के पास 55 विधायक थे। शिवसेना के लगभग 40 विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया, जिन्हें निर्दलीय और छोटे संगठनों के विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने नवनिर्वाचित स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अध्यक्ष ने हमें मान्यता भी दी है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। शिवसेना ने विधायकों के एक बड़े हिस्से के साथ चलकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। एकनाथ शिंदे ने 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था। सांसद नवनीत राणा उमेश कोहले के घर पहुंची। उमेश कोहले जो अमरावती से हैं, जिनकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या के आरोपियों को अदालत ने 15 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में राणा दंपत्ति की भी एंट्री हो गई है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने अमरावती में उमेश कोहले के घर के सामने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सांसद नवनीत राणा ने कोहले के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है। राणा ने कहा कि अमरावती में आतंक के माहौल को दूर करने और कोल्हे के परिवार को हमले को सहने की शक्ति देने के लिए कोल्हे के घर के सामने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने बीते रविवार को मृतक उमेश कोल्हे के परिवार से मुलाकात की थी। सांसद नवनीत राणा ने कोल्हे के बेटे को आश्वासन दिया था कि वे उनके पिता के हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करने की मांग करेंगी। आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मुलाकात करने की बात भी कही गई थी। यही नहीं, नवनीत राणा ने अमरावती पुलिस पर इस मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नवनीत राणा ने दावा किया था कि कोल्हे की हत्या के बाद से ही अमरावती में कुछ लोगों को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण कई लोग अमरावती छोड़कर जा रहे हैं। बता दें कि 54 साल के केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की बीते 21 जून को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में उनकी टिप्पणियों के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि इस मामले में सांसद नवनीत राणा की तरफ से लिखे गए पत्र के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को इस मामले की जांच सौंप दी है और इस मामले में एनआईए पूरी तरह से गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि एनआईए इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। एनआईए इस मामले में सबसे ज़्यादा विदेशी साजिश और आतंकी लिंक पर ध्यान देकर जांच कर रही है, क्योंकि इस मामले में एनआईए को कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि इस वारदात के पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की हत्या के बाद ठीक उसी अंदाज में जयपुर में भी हत्या की गई थी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को इस मामले की जांच को सौंप दिया है। इसके अलावा अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने स्थानीय पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया था। हालांकि यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में एनआईए की जांच में क्या निकल कर आता है। हालांकि इस घटना के बाद एनआईए ने इस पूरी घटना का सीन रिक्रिएट कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की है।
मौसम का मिजाज इन दिनों बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी हो गया है। कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग एक और जहां बारिश की राह देख रहे हैं तो वहीं देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। राज्य में कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट है। उधर दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आज तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को बादल छाए रहेंगे, मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि लगभग एक सप्ताह के ब्रेक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को मध्यम बारिश और गरज के छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। शनिवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में गरज के साथ बारिश होने के बावजूद दिल्ली में कहीं भी बारिश नहीं हुई। आईएमडी ने सोमवार को पूर्वानुमान में मंगलवार को मध्यम बारिश और बुधवार को भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। कोरोना के मामले 18,000 के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 18,000 से भी ऊपर ज्यादा के मरीज कोरोना के सामने आए हैं। चौथी लहर की आशंकाओं के बीच देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन सब के बीच रविवार को एक बार फिर देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 18,257 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42 लोगों की जान चली गई। इसके साथ साथ इस दौरान 14,553 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने की कोशिश करते हुए सक्षम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 1,28,690 एक्टिव मरीज हैं और पॉजिटिविटी दर 4.22% पर पहुंच गया है। एक मामलों के बाद देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4,36,22,651 पहुंच गया है और अब तक 5,25,428 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ 4,29,68,533 लोग अब तक इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मालूम हो कि एक दिन पहले देश में कुल 18,840 मामले दर्ज किए गए थे और 43 लोगों की मौत हो गई थी। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।